by angiography, which is either conventional angiograph, what we do, or a CT angiogram. The conventional angiogram is supposed to be gold standard. This is how we diagnose whether it could be medical management, it could be stent, it could be bypass surgery. So that decision is made after doing an angiogram. How we do it? We can do it through the femoral arteries or the groin arteries or the hand arteries. There is a small plastic tube which goes up to the heart arteries, cannulates it, and then we are just diagnosing. मैं दिनेश श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं आपका अपना एडी लाइफ, और हमारे साथ देश के महान डॉक्टर आलोक रंजन जी हैं, जो हृदय रोग से विशेषज्ञ और किरण अस्पताल सूरत, यह अस्पताल गुजरात राज्य के अंतर्गत आता है। लेकिन डॉक्टर साहब से अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बहुत सा जानकारी प्राप्त हुआ कि अमेरिका में जो लोग हैं, यूरोपियन कंट्री में, हमसे अधिक वेट होते हैं, हमसे अधिक फिजिकल काम नहीं करते हैं, लेकिन वहाँ का जो हृदय रोग संबंधित बीमारी है हमारे देश से बहुत ही कम है। कम उस तरह से नहीं है, उनका इलाज हमारे देश से बेहतर है, और इस रोग के कारण जो डेथ होता है वो रेट अब अमेरिका में कम होने लगा है और हमारे कंट्री में अभी भी बढ़ ही रहा है। तो इसको हम लोग को और भी ज़्यादा बेहतर तरीके से ट्रीट करने की जरूरत है। देखिए, बहुत बड़ी चीज़ है कि अमेरिका में जो डेट होता है, क्योंकि वहाँ के हेल्थ सिस्टम और वहाँ के जो लोग हैं अपनी स्वास्थ्य को बहुत ध्यान देते हैं, जिसके कारण डेट का परसेंटेज बहुत कम है। लेकिन अगर हम भारत में बात करते हैं तो भारत के लोग में यह डेट का परसेंटेज बहुत अधिक है। और सवाल इसी सब से है कि आज हृदय रोग हमारे भारत में क्यों वह इतने बड़े रोग के रूप में उत्पन्न हो रहा है, और हमारे भारतीय जो लोग हैं, खास करके वह यंग स्टार, उनको भी शायद आजकल देख रहे हैं कि ब्लड प्रेशर, हृदय रोग संबंधित बीमारी आ रहा है। तो इसी ऊपर में आपसे सवाल पूछते हैं कि सर, कि क्या उनको कैसे कम किया जा सकता है कि डॉक्टर हॉस्पिटल के पास नहीं जाए और अपनी उम्र के साथ वह फिजिकल में क्या क्या काम करे कि उनके हृदय रोग नहीं हो। देखिए, कोई भी जो रोग होता है उसको अगर आप ठीक करना चाहते हैं तो आप डॉक्टर का एक रोल होता है कि डॉक्टर उसको कैसे ठीक करे, और पेशेंट का भी रोल होता है कि पेशेंट अपने रोग को समझे और उसको आगे बढ़ने से रोकने में मदद करे। अगर हम लोग ये कहते हैं कि आपका ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ का इलाज टाइम से होना चाहिए, उसको अच्छे तरह से कंट्रोल करना चाहिए, आपको स्मोकिंग बंद करनी चाहिए, आप में अल्कोहल नहीं लेना चाहिए, तो अगर इस चीज़ को आप जब तक अपने जीवन में उसको ठीक नहीं करेंगे तो आपका हृदय रोग में चांसेस होने का ज़्यादा रहेगा और डेथ रेट भी ज़्यादा रहेगा, क्योंकि ज़्यादा नंबर अगर आएंगे तो डेथ रेट भी ज़्यादा रहेगा। इसलिए सिर्फ डॉक्टर ही सब चीज़ नहीं कर सकता है, आपको अपनी बीमारी के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, और ये भी जानना है कि आपका क्या रोल है। सिर्फ डॉक्टर किसी रोग को 100% ठीक नहीं कर सकता है। उसने काम किया, उसने ऑपरेशन किया, और ऑपरेशन के बाद जो दवाई लेनी है, कैसी लेनी है, दवाई कितने लेवल तक लेनी है, कितना कोलेस्ट्रॉल ला के रखना चाहिए, कितना ब्लड प्रेशर होना चाहिए, इन सब की आपकी जानकारी होनी चाहिए, और तभी आप इस चीज़ को बेहतर तरीके से ट्रीट कर सकेंगे। जिनको ये रोग नहीं हुआ है, अगर आप बाहर का खाना ज़्यादा खाते हैं, आप जो क्रिस्पी और क्रंची फूड, जो जंक फूड है वो ज़्यादा खाते हैं, हर रोज़ खाते हैं, तो आपका रिस्क हमेशा बढ़ने वाला है। आप काम उस तरह से नहीं कर रहे हैं, आपका वेट ज़्यादा है, आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं जो आपको करना चाहिए, तो इन सब की जागरूकता किसी भी कारण से हो सकता है कि उसके काम का बोझ इतना हो कि वो नहीं कर पा रहा है। लेकिन किसी भी लोग को अगर अपने लिए आधे घंटे या 45 मिनट 24 घंटे में निकालना हो तो कोई भी निकाल सकता है, सिर्फ आप में मोटिवेशन होना चाहिए। तो वो चीज़ अगर हम लोग लैक करेंगे तो हमारा ये डिजीज़ कंट्रोल करना मुश्किल होगा। सर, सवाल उठता है कि छोटे बच्चे, मेरे भी छोटे बच्चे हैं, कि वो घर का खाना कम और चिप्स कुरकुरे खा रहे हैं, तो क्या उनका हैबिट हो जा रहा है, और अभी उनका उम्र 12-13 साल है, तो क्या वो जो डाइट खा रहे हैं, तो आपके हिसाब से, आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से, और भारत की जो जलवायु, भारत की जो कल्चर है, तो क्या वह उनके डाइट को अगर हम नहीं सुधारेंगे तो कब वह रोग में ग्रसित हो जाएंगे? एकदम अगर आप उनके डाइट को नहीं सुधारेंगे तो हार्ट रोग के अलावा दूसरे रोग भी आएंगे, और आएंगे ही। क्या उम्र में आ सकते हैं सर, अगर नहीं आजकल तो हम लोग को 20 साल की उम्र में भी हार्ट अटैक, 18 साल की उम्र में हार्ट अटैक आ रहा है, तो वो कभी भी हो रहा है। इस तरह की चीज़ें, उनमें स्मोकिंग कर रहे हैं बच्चे, स्मोकिंग कर रहे हैं और इस तरह का खाना खा रहे हैं, इनसे चांसेस बढ़ जाता है कि आपके
हार्ट के ब्लॉकेज आए या ब्लॉकेज बहुत कम भी आए, उसकी लाइनिंग फट जाए, लाइनिंग क्रैक हो जाए और ब्लड क्लॉट अचानक बन जाए और हार्ट अटैक आए। हम लोग के जितने भी 20-25 साल के हार्ट अटैक्स देखते हैं उनमें कोई भी जो अंडरलाइंग जिसको हम लोग ब्लॉकेज कहते हैं वो कभी कोई भी ज़्यादा नहीं रहता है, वो तो अचानक वहाँ पर लाइनिंग क्रैक की और उसके ऊपर ब्लड क्लॉट बन गया। ये स्मोकिंग करने वाले में सबसे कॉमनली देखा जाता है। सर बात होती है कि अब सवाल तो दूसरे विषय में, कि पहले हम लोग के देश में डालडा होता था, घी होता था, उनको खाते थे, और अभी बड़ी बड़ी कंपनी रिफाइन तेल तैयार कर रही है। तो क्या वो रिफाइन तेल जो ऐड दिखाया जाता है, जो समझाया जाता है, क्या वह तेल हमारे बॉडी के हिसाब से सही है? हाँ, अगर आप घी की बात करते हैं तो घी से बेहतर ये तेल है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन हमारा जो सरसों का तेल है वो भी काफ़ी अच्छा है, बल्कि वो ज़्यादा अच्छा है। उसका आजकल जेनेटिकली इंजीनियर्ड सरसों तेल आता है जिसको हम लोग कैनोला ऑयल कहते हैं, वो काफ़ी अच्छा वो है। किस किस ब्रांड में आता है सर? ब्रांड का नहीं, लेकिन वो ऐसा तेल स्वास्थ्य तेल आना स्टार्ट हो चुका है। हाँ, कैनोला ऑयल करके है। और जो भी हमारे जो ब्रांड्स आ रहे हैं, देखिए कोई भी ऑयल परफेक्ट नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप एक ही ऑयल पर ध्यान दीजिए। यूजली क्या करना चाहिए, इसकी क्वांटिटी पर आपको ध्यान देना है। एक आदमी को 1 महीने में 1 किलो तेल खाना चाहिए और उसके बाद ब्रांड चेंज करते जाना चाहिए। आप एक ही ब्रांड पर स्टिक मत कीजिए। इस बार आपने सफोला लिया है, दूसरी बार राइस ब्रांड लीजिए, तीसरी बार सरसों लीजिए, चौथी बार ऑलिव ऑयल लीजिए, तो आप ब्रांड चेंज करते जाइए। आप एक ही ब्रांड का ऑयल यूज़ नहीं कीजिए, क्योंकि कोई एक ऑयल परफेक्ट नहीं है। क्वांटिटी सबसे इम्पॉर्टेंट है, इसलिए क्वांटिटी आपका 1 किलो पर मंथ रहना चाहिए एक आदमी पर। और उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि डीप फ्राई नहीं करना है। जब आप डीप फ्राई करते हैं तो आपने 1000 रुपये किलो का भी अगर ऑयल लिया है, उसके केमिकल बॉन्ड टूट जाते हैं, और केमिकल बॉन्ड टूट गए तो वो 1000 रुपये वाला तेल नहीं रहा, वो 10 रुपये वाला तेल हो गया। इसलिए अगर आप उसको खौला रहे हैं तेल को, और इसीलिए समोसा और जलेबी आपका ख़राब है, क्योंकि वो जो तेल है 50 बार खौला है उस दुकान में, इसलिए उसका वो ऑयल स्ट्रक्चर ही नष्ट हो चुका है। और इसीलिए कारण है कि हम लोग ज़्यादा ग्रसित होते हैं। तो ज़्यादा तेज़ ऑयल नहीं, मतलब हीट नहीं करना है, उसको बार बार रीयूज़ नहीं करना है, और क्वांटिटी कम रखना है। आप किसी भी ब्रांड का यूज़ करें, चल सकता है काम, अगर आप क्वांटिटी और उसको ज़्यादा हीट नहीं करें। सर बात होती है कि जो ब्लड प्रेशर होता है और डायबिटीज़ होता है, क्या दोनों को आप एक दूसरे से पूरक है? कि जिनको ब्लड प्रेशर होता है या उनको डायबिटीज़ हो जाता है, जिनको डायबिटीज़ हो जाता है उनको ब्लड प्रेशर, ये जो संकोच है सर? नहीं, ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं है कि दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड, ऐसा नहीं है। दोनों अलग अलग डिजीज़ हैं, लेकिन हमारे बहुत सारी ये सब लाइफस्टाइल डिजीज़ भी हैं, और जिसके कारण दोनों एक साथ होने के चांसेस बढ़ते हैं। लेकिन एक हुआ तो दूसरा हो जाएगा, ऐसा नहीं। अच्छा सर, जो सबसे बड़ी चीज़ है कि अच्छे अच्छे डॉक्टर आज सलाह देते हैं कि आप घर में कम से कम मॉर्निंग वॉक कीजिए, इवनिंग वॉक कीजिए, फिजिकल एक्टिविटी ज़रूर कीजिए। तो क्या सर यह बहुत ज़रूरी है फिजिकल एक्टिविटी? एकदम फिजिकल एक्टिविटी। अगर आप ओवरवेट नहीं है, अगर आपका वजन ज़्यादा तब तो करना ही करना है। अगर आप ओवरवेट नहीं है तभी भी आपको फिजिकल एक्टिविटी करना बहुत ज़रूरी है। वो आपके पूरे शरीर को ठीक करता है। सिर्फ फिजिकल एक्टिविटी नहीं, हम लोग ये भी कहते हैं कि थोड़ा मसल बिल्डअप एक्सरसाइज भी करना चाहिए, वो भी आपको मदद करता है। तो फिजिकल एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिजिकल एक्टिविटी से आप 5 से 10 मिलीमीटर ब्लड प्रेशर घटा सकते हैं अगर आप रेगुलर करें। फिजिकल एक्टिविटी से आपका डायबिटीज़ डिलेड हो सकता है या ब्लड का शुगर का कंट्रोल बेहतर हो सकता है। तो फिजिकल एक्टिविटी बहुत एक चीज़ और है कि हम लोग जो घर से निकलते हैं शू पहन के, और शू पहन के फिर घर में आते हैं और सिर्फ टॉयलेट या सोने के लिए जाते हैं, तो जो हम लोग फिजिकल एक्टिविटी या मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक कर रहे हैं, क्या उनको शू के साथ करना चाहिए कि या शू के विदाउट करना चाहिए? नहीं, जो देखिए आजकल शूज़ बहुत तरीके के आ रहे हैं। जो ब्रिस्क वॉक के शूज़ आने हैं, रनिंग के शूज़ आ रहे हैं। तो आप किस तरह की एक्टिविटी करते हैं उसके अप्रोप्रिएट आप कीजिए। देखिए सिर्फ चलने से आपका सिर्फ हार्ट का नहीं है, आपके घुटने पर भी जोर पड़ता है। अगर आप अप्रोप्रिएट शूज़ पहनेंगे तो उससे रिलेटेड जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, घुटना के जो डिजेनरेटिव चेंजेस होते हैं, वेयर एंड टेयर होता है घुटने में, वो कम होगा। इसलिए अप्रोप्रिएट शूज़, अगर खासकर आप दौड़ रहे हैं तो ज़रूर रनिंग शूज़ होने चाहिए। और ब्रिस्क वॉक के भी टेस्ट जिसके सोल अच्छे रहें, कंफर्टेबल रहें, हल्के रहें, वो करना चाहिए। तो ये उसका बहुत महत्व है। तो हार्ट के लिए सर ब्लड सर्कुलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसमें अगर किसी प्रकार का रुकावट आता है तो हार्ट का डिजीज आ सकता है। मतलब हार्ट की डिजीज, ब्लड सर्कुलेशन अगर हार्ट की नलियों में आया तो हार्ट डिजीज होगा, अगर ब्रेन की नलियों में आया तो आपको लकवा होगा, किडनी की नलियों में तो किडनी की तकलीफ होगी, पाँव की नलियों में तो पाँव में तकलीफ आएगी। तो ये पूरा वेसल का डिजीज़ है, और ये किसी भी जगह पर, हार्ट में, पैर में, ब्रेन में, कहीं पर भी हो सकता है। इसलिए इसको हर एक तरीके से ठीक करने की ज़रूरत है।
देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात डॉक्टर आलोक रंजन जी ने दिया कि आप अपनी फिजिकल एक्टिविटी को एक्टिव रखिए और मॉर्निंग वॉक इवनिंग वॉक ज़रूर कीजिए। और सबसे बड़ी चीज़ है कि वह यूथ, हमें बहुत खुशी होता है कि भारत आज यूथ का देश है, लेकिन डॉक्टर साहब का जो कहना है और उनको अगर गहन अध्ययन किया जाए तो आज हमें लगता है कि यूथ बीमार यूथ नहीं हो, स्वस्थ यूथ हो। और हमें लगता है कि भारत उसी में आगे जाए। और डॉक्टर का सलाह मानिए तो आपको डॉक्टर के पास जाना नहीं पड़ेगा। यही कॉन्फ्रेंस का मेन मकसद है। डॉक्टर सर जब सूरत से आकर हम लोग जमशेदपुर में जब अपना नॉलेज को शेयर कर सकते हैं तो आप भी अपने आप को चेंज कीजिए, नहीं तो बीमारी से ग्रसित हो जाइएगा। मैं दिनेश श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं आपका अपना एडी लाइव का वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एडी लाइव की पूरी टीम की ओर से सभी को धन्यवाद। जोहार।